Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of personal identity and biological specimen. इस चैप्टर के दो पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हमने पर्सनल आइडेंटिटी को पढ़ना है, दूसरे पार्ट के अंदर जिसको हम सिंपल आम वर्ड्स में सीरोलॉजी भी बोलते हैं उसको कवर करना है। इनको मिला के ओवरऑल एक क्वेश्चन बनता है। आई थिंक शायद मैं गलत नहीं हो तो एक या शायद 1.5, मुझे सही तरह कंफर्म नहीं है, लेकिन इन दोनों सेक्शन को मिला के ही एग्जाम में सवाल आता है। और जो उसका ये वाला पोर्शन है जिसको आप सीरोलॉजी बोलते हो, ये वाला पोर्शन बेशक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं अभी से बता देता हूँ कि कोई ना कोई ओएसपी में सवाल आता है, वो सीरोलॉजी से ज़रूर आता है। कहिए कि कोई ना कोई कौन सा स्पेसिमन है, कौन सा ट्रेस एविडेंस है, ब्लड है तो उसका कोई केमिकल टेस्ट कौन सा होता है, स्क्रीनिंग के लिए क्या होता है, डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो सीरोलॉजी वाला बेशक थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ओएसपी पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम पर्सनल आइडेंटिटी को रिवाइज करने वाले हैं और ये बुक कौन सी आपको मैंने बता चुका हूँ, ARC फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी है। और इस बुक के बारे में आपको ये भी बता चुका हूँ कि ये बुक SCQs के लिए बेस्ट है लेकिन MCQs के लिए आपको NRA और पारिक के ऊपर आना पड़ेगा। तो ये सिर्फ SCQs और उनकी रिवीजन के लिए बेस्ट है। तो पर्सनल आइडेंटिटी इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो थ्योरेटिकल हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर जिनको मेमोराइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है इसमें एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स जिसके अंदर आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्चुअल मटेरियल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ना है वो है यहाँ तक ये पर्सनल आइडेंटिटी। इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो सीरोलॉजी और उसके ट्रेस एविडेंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट हो चुके हैं और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा, बेशक लाइक ना करें, शेयर कर ले और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया। तो सीरोलॉजी नहीं बल्कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन को सबसे पहले नोट करते हैं। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी बंदे की इंडिविजुअलिटी को डिटरमिन करना कि ये कौन था, फला बंदा था, क्या नाम था, कहाँ से आया था, किस शख्सियत से या कहाँ से बिलोंग करता, क्या नस्ल है इसकी। ठीक हो गया। तो एक पूरी इंडिविजुअलिटी को डिटरमिन करना किसी भी पर्सन की और किसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, पर्सन से निकला और आइडेंटिफिकेशन का मतलब है डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी। और इंडिविजुअलिटी को डिटरमिन करने के लिए कोई ना कोई फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। ठीक हो गया। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, पहले डेफिनेशन ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन सर्टेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। और इसकी छोटी सी डेफिनेशन क्या है, फिक्सेशन ऑफ पर्सनैलिटी। अब जो आइडेंटिफिकेशन होती है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होती है, कंप्लीट भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकती है। कंप्लीट को एब्सोल्यूट बोलेंगे, इनकम्प्लीट को पार्शियल बोलते हैं। जो कंप्लीट के अंदर आप किसी भी पर्सन की पूरी इंडिविजुअलिटी को तकरीबन फिक्स कर लेते हो। ठीक हो गया कि ये इंडिविजुअल किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्या नाम है इसका, नाम नहीं, चलो उसका कलर क्या है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, ठीक है, एज कितनी होगी है, जेंडर क्या है। ठीक हो गया। तो पूरी इंडिविजुअलिटी को कवर कर लेना कंप्लीट, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट फिक्सेशन को बोलते हैं एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन। जबकि किसी भी बंदे की आइडेंटिटी के बारे में सिर्फ कुछ फैक्ट्स के बारे में पता चलना कि इसकी मौत यहाँ इस वजह से हुई है, इसकी हाइट इतनी थी, लेकिन ये नहीं पता चला कि किस एरिया से आया था, इसकी नस्ल क्या थी, इसकी ज़बान क्या थी, इसका रिलीजन क्या था। तो किसी स्पेसिफिक फैक्ट्स का पता होना लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन का ना पता हो तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट या पार्शियल आइडेंटिफिकेशन। अब जो पर्सनल आइडेंटिटी है इसके क्या मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस होती है, तो मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस में आप सिविल केसेस के अंदर और क्रिमिनल केसेस इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। सिविल केसेस के अंदर क्या क्या हो सकता है कि आपको पता है कि मैरिज में किस तरह से आ सकता है कि 16 तक फीमेल और 18 होती है मेल के लिए, ये हद रखी गई है और इसकी बेस भी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की बेस पे की जाती है। पासपोर्ट वगैरह, लाइसेंस है, इनहेरिटेंस है, इंश्योरेंस का क्लेम है, पेंशन्स है, या कोई बंदा गुमशुदा हो चुका है, गुमशुदा बंदों के लिए, या डिस्प्यूटेड सेक्स वगैरह, तो ये सारे क्या होते हैं सिविल केसेस, इनके लिए पर्सनल आइडेंटिटी परफॉर्म की जाती है। ठीक है, इनका क्वेश्चन किया जाता है। जबकि क्रिमिनल केसेस किया कि अगर सेक्सुअल असॉल्ट है, मर्डर है, रेप है, या कि ये हो सकता है कि हॉस्पिटल में 2 बेबी इंटरचेंज हो गया, अब ये नहीं पता कि इनकी पेरेंटेज क्या है। ठीक है, या इम्पर्सोनेशन है, इम्पर्सोनेशन का उर्दू में बोलते हैं नकाली, पहले मैं इसको लिख के बता दूं, नकाली।
ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या, एब्सकॉर्डिंग सोल्जर या क्रिमिनल। एब्सकॉर्डिंग का मतलब है कि कोई फरार हो गया सोल्जर या क्रिमिनल, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर की ये इसकी शनाख्त क्या थी। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं, शनाख्त बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके शनाख्ती कार्ड के अंदर आपकी एक शनाख्त होती है, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन होती है, तो पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है, किसी भी बंदे की शनाख्त को बोलते हैं। होमिसाइडल केसेस में, सुसाइडल केसेस में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, सेक्सुअल असॉल्ट के केस में, या बेबीज इंटरचेंज हो चुके हैं, या इम्पर्सोनेशन के केस में, या एब्सकॉर्डिंग के केस में, इन सब केस में पर्सनल आइडेंटिटी को परफॉर्म किया जाता है, पर्सनल आइडेंटिटी ज़रूर चेक की जाती है, ठीक हो गया। और जिससे आपको पता है पासपोर्ट के अंदर हमारा तो वो होता है ना, हमारा क्या होता है, आईडी कार्ड होता है, लाइसेंस वगैरह, तो इन सब के अंदर पर्सनल आइडेंटिटी वाला फार्मूला अप्लाई होता है। अब ये बहुत सारे पैरामीटर्स है पर्सनल आइडेंटिटी के, तो ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। आपको यहाँ से देख के बता दूँ, हाइट है, टीथ है, मॉल्स है, ऑक्यूपेशनल स्कार है, लेकिन आप इस डायग्राम को याद करने के बजाय इसको याद कर लेना कि जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है, यानी किसी बंदे की शनाख्त होती है कि ये बंदा फलां है, कहाँ से आया है, तो उसकी किन पैरामीटर्स की वजह से होती है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी शनाख्त करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो पहले होल बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर पहली बात कि रेस क्या है, नस्ल क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसकी एज क्या है, एज सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है या फीमेल है, जनरल डेवलपमेंट या स्टेचर क्या है, बॉडी पार्ट्स, अब स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के एनाटॉमी के हवाले से, ठीक है, बॉडी पार्ट्स, तो बॉडी पार्ट्स में टीथ आ जाती है, बोन्स आ जाती है, ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स आ जाती है। अभी कौन से मेजरमेंट्स होती है इसको हम यहाँ पे आके पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पे आएंगे ना, टेक्टाइलोग्राफी वाला सिस्टम है ये एंथ्रोपोमेट्री, ठीक हो गया, जिसको बर्टिलियन सिस्टम भी बोलते हैं या बर्टिलियन बोलते हैं, ठीक हो गया, कि उसमें जाके पढ़ेंगे हम। और कौन कौन से होते हैं, फिंगर प्रिंट्स होते हैं या लिप प्रिंट्स होते हैं या फुट प्रिंट्स होते हैं, इसके अलावा स्कार या टैटू मार्क्स होते हैं, हेयर होते हैं। तो ये बॉडी पार्ट्स है। पहले होल बॉडी के अंदर आप रिलीजन, रेस, एज, सेक्स, जनरल डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर को देखते हैं। एनाटॉमी के अंदर क्या देखते हैं, एनाटॉमी के अंदर क्या देखते हैं कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेल और फीमेल में सिमिलर होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये प्रेजेंट होते हैं। पैथोलॉजी में बहुत सारे डिजीजेस होते हैं जो किसी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते होते हैं। मैं इसकी टिपिकल एग्जांपल दूंगा कि किसी को एक्रोमेगैली है, ठीक है, तो उसके बॉडी का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, बॉडी का वेट बेशक कम हो लेकिन उसकी एक्सट्रीमिटीज़ या लिम्स काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग होती है, एबनॉर्मली लॉन्ग होते हैं उसके लिम्स, ठीक हो गया। जेनेटिक्स में ब्लड ग्रुपिंग और न्यूक्लियर सेक्सिंग, डेविडसन और बार बॉडी जो आपको फीमेल के अंदर देखने को मिलती होती है, मेल में नहीं होती, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग वगैरह इससे भी आप पता चला सकते हो, ठीक है, डिस्प्यूटेड पेरेंटेज के लिए। तो ये था लिविंग और डेड बॉडी दोनों के अंदर। लेकिन कोई बंदा अगर लिविंग है तो लिविंग ओनली के अंदर सिर्फ आप फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स देखते हो, उसकी हैंड राइटिंग देखते हो, उसकी स्पीच के बोल क्या रहा है, वॉइस क्या है, गेट, मैनर और हैबिट है, इसकी मेमोरी और इसकी एजुकेशन है। जो इसके प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम देखते होते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या, वो क्या है इसका, ये पहली बात इसकी उम्र क्या है, जेंडर क्या है इसका, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफिकेशन के, ठीक हो गया। जो मौत के बाद भी अनअल्टर्ड रहते हैं, चेंज नहीं होते, तो कौन कौन से है यहाँ पे, अगर आप देखो सेक्स है, एज है और स्ट्रक्चर है, जबकि रेस, रिलीजन वगैरह ये तो जब भी जिंदा होगा तभी पता चलेगा ना। तो ये हमने पैरामीटर्स वगैरह को देख लिया। अब हम वन बाय वन पैरामीटर को लेकर चलेंगे रेस, और रेस से हम किस तरह से पता चलाएंगे कौन सी रेस का, कौन सी नस्ल से बिलोंग करता है ह्यूमन बीइंग, ठीक हो गया। तो पहला रेस वाला पैरामीटर है, दूसरा एज वाला है, फिर इसके बाद हम चलेंगे एज एस्टिमेशन फ्रॉम डेंटल डाटा, ठीक है, ओके, एज की एस्टिमेशन वगैरह देखेंगे। फिर इसके बाद हम डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, यानी पहले रेस, वैसे सेक्स पहले यहाँ पर सेक्स, एज, स्ट्रक्चर, रेस वगैरह, ठीक हो गया। और इसके बाद हमारा जो मेन होगा, एज को करने के बाद हम दूसरे सिस्टम आ जाएगा जिसमें एंथ्रोपोमेट्री सिस्टम या बर्टिलियन सिस्टम आ जाएगा, फिर आ जाएगा डेक्टाइलोग्राफी या गॉल्टन सिस्टम आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा कुछ और मिसलेनियस मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन होती है, बाज़ वक़्त क्लॉथ्स होते हैं या ऑक्यूपेशनल मार्क्स होते हैं, हैंड राइटिंग होती है, स्पीच, वॉइस, टेक्स्ट, मैनर, हैबिट्स, इनसे भी आप किसी बंदे को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब रेस होता है क्या, रेस क्या होता है, नस्ल होता है कि हमारी क्या होती है, बायोलॉजिकल ग्रुपिंग होती है, ह्यूमन स्पीशीज में आपस में क्या होती है, गुरुबंदी होती है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से क्या होती है, एक बंदे जैसे अफ्रीका के लोग होते हैं वो एशिया से क्या होते हैं, रिलेटिवली जेनेटिकली क्या होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक हो गया, ओके। और ये भी हो सकता है कि किसी अफ्रीका वाले में कोई बीमारियां होती है वो सिर्फ अफ्रीका के लोगों तक महदूद हो, एशिया वाले लोगों को होती ना हो, ठीक हो गया। तो रेस क्या होती है, बायोलॉजिकल ग्रुपिंग होती है किसी भी ह्यूमन स्पीशीज के अंदर, जिसकी वजह से दो ह्यूमन किसी डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक हो गया, उनके अंदर जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिफरेंस वगैरह होते हैं। अब जो रेस होती है, नस्ल होती है, तीन टाइप की होती है, ठीक है।
तो पहला कॉकेशियन है या इसको कॉकेशियोइड बोलते हैं, दूसरा मंगोलियन और तीसरा नेग्रो वगैरह। ठीक है, नेग्रोस का रंग आपको पता है कॉम्प्लेक्शन क्या होता है, ब्लैक, और आइज भी क्या होती है, ब्लैक होती है। जबकि कॉकेजियन और मंगोलियन इनका रंग थोड़ा सा फेयर होता है। जो कॉकेजियंस है, पता नहीं मैं इसकी सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ नहीं कर रहा, तो आप इसको इग्नोर मारिएगा, ये फेयर होते हैं। जबकि मंगोलियन क्या होती है, थोड़े से येलो होते हैं। मंगोलियन की एग्जाम्पल बिल्कुल वैसी है कि एक मंगोल कौम होती है, या इनको आप चाइनीज वगैरह से भी रिजेंबल कर सकते हैं, बिल्कुल येलो से होती है। इसके बाद आइज का कलर, जो नेग्रोज होते हैं इनका जो स्किन का कलर है वो इनकी आइज का कलर है। ठीक हो गया। लेकिन जो मंगोलियन है इनका इसका कलर ब्लैक होता है, जबकि कॉकेजियन का कलर होता है ग्रे या ब्लू होता है। इसके बाद हम दूसरे पैरामीटर्स की बात करते हैं कि जनरल अपीयरेंस की बात करें। हेयर, तो हेयर क्या होते हैं नेग्रोस के, तो हेयर जो नेग्रोस के थिक होते हैं, ठीक है। जबकि कॉकेजियन के क्या होते हैं, स्ट्रेट और वेवी होते हैं। ओके, और मंगोलियन के क्या होते हैं, कोर्स स्ट्रेट होते हैं, वेवी होती है, वैसे इनके भी वेवी होते हैं। ठीक हो गया। डायमीटर किसका सबसे ज़्यादा होता है, इनका मंगोलियन का सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम इनका होता है। क्रॉस सेक्शन में अगर देखें तो हेयर फ्लैटेड होते हैं, इनकी ओवल होते हैं, इनके राउंड होते हैं। पिगमेंटेशन देखें तो इनकी पिगमेंटेशन मेनली पेरिफेरी पे होती है, जबकि इनकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है और इनकी डेंस होती है, वैसे इनकी भी यूनिफॉर्म ही कह सकते हैं। क्यूटिकल क्या होता है, इनमें क्यूटिकल ना होने के बराबर होता है, इनमें क्यूटिकल मीडियम का होता है। ठीक है, और में क्यूटिकल क्रॉस सेक्शन वगैरह की अपीयरेंस का होता है। तो वैसे ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसको सिर्फ सुपरफिशियल रीड कर लेना। ठीक है, इसके बाद तो 3 रेस मैंने आपको बता दी कि डिटर्मिनेशन ऑफ रेस के पहला जनरल अपीयरेंस है। इसके बाद आपने रेस का नस्ल का पता चलाना है, तो दूसरा होगा रिलीजन बेसिस होगा। दूसरा क्या मेथड होगा, रिलीजन बेसिस। अब सिखों में क्या होता है, 5K लिखे हुआ। पहला है केस, केस का क्या मतलब है, लॉन्ग अनट्रिम्ड हेयर होते हैं। करपान का मतलब स्मॉल सोड होती है। कच्छा का मतलब अंडरवियर है। कंगी होती है। और कारा क्या होता है, स्टील बैंगल होती है। ठीक है, वैसे इसको कड़ा बोलना चाहिए था। क्रिस्टल में क्या होता है, क्रिस्टल में आपको क्या एक स्लेब नजर आती है। ठीक है, मेडल होता है उसके नेक में, और मेल्स पैंट पहनते हैं और फीमेल स्कर्ट पहनती है। पारसी के अंदर सुदरा और कुश्ती वगैरह पहनते हैं मेल और फीमेल। हिंदूज वगैरह में और मोहम्मदन मेल्स में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आई थिंक उन्होंने यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ नहीं है। ओके, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो पहले रेस को डिटरमिन करने का क्या मेथड है, पहला है जनरल अपीयरेंस, कि आप ओवरऑल जनरली ये देखो कि इसका कम्प्लेक्शन क्या है, आइज क्या है, उसके हेयर कैसे है, और हेयर में भी जनरल फीचर्स क्या है, उसके डायमीटर क्या है, क्रॉस सेक्शन क्या है, उसका पिगमेंटेशन क्या है, हेयर का क्यूटिकल या एंड्यूलेशन। दूसरा होता है कि अगर आपने किसी का रेस का पता चलाना तो उसका रिलीजन देख रहा है। तो रिलीजन में सिख है, क्रिश्चियन होते हैं, पारसी है, हिंदू है, मोहम्मदन मेल्स होते हैं। ठीक है, जो मोहम्मदन मेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके ईयर लोबी और पेयर्स नहीं होते, और जब वो नमाज पढ़ते हैं तो इनके माथे के ऊपर और इनके कह सकते हैं कि लैटरल मेलियोलस के ऊपर कैलोसिटीज होती है। ठीक हो गया। फीमेल बुर्का पहनती है, प्यूबिक हेयर की रिमूवल होती है, और हाथों में मेहंदी वगैरह लगाते होते हैं। ठीक है, अब तीसरा मेथड है वो है स्केलेटल कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारी स्केलेटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला सिफेलिक इंडेक्स होता है। सिफेलिक इंडेक्स ये सारी रेशियो होती है, उनको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना सब पे। सिफेलिक इंडेक्स ये हेड से रिलेटेड है। ठीक है, वैसे स्कल की सब चीज़ें हैं। ओके, तो इसमें होता क्या है, सपोज एक स्कल है, तो स्कल की ट्रांसवर्स ब्रेड्थ है, और दूसरा क्या होता है, स्कल का मैक्सिमम एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ। मैं आपको इससे रिजेंबल करके दिखाता हूँ। सपोज ये एक स्कल है, वैसे एज्यूम नहीं कर सकते, तो स्कल का क्या होगा, ये स्कल का ट्रांसवर्स डायमीटर और ये स्कल का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, इनकी रेशियो को बोलते हैं सिफेलिक इंडेक्स। ठीक है, इनकी रेशियो को बोलते हैं सिफेलिक इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा हाइट इंडेक्स, कि हाइट क्या है, स्कल की लेंथ क्या। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियरली लेंथ देखती है, स्कल की लेंथ क्या, स्कल की हाइट क्या। ठीक है, इस वाइज देखेगा। ठीक है, स्कल की हाइट क्या, तो इनकी रेशियो को क्या बोलते हैं, हाइट इंडेक्स। यानी हाइट को ऊपर रखना, लेंथ को नीचे रखना। अगर आप ब्रेड्थ को पहले रख दो तो वो आएगा सिफेलिक इंडेक्स। नेजल इंडेक्स के अंदर क्या होगा, इसमें भी आपने हाइट को नीचे रखना है, वैसे इस बार हाइट को नीचे रखना है, विड्थ को ऊपर रखना है। किसका, नेजल अपर्चर का। ब्रेकियल क्या होगा, ब्रेकियल नाम से लग रहा है कि ये अपर लिम की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपर लिम में ही ब्रेकियल प्लेक्सस होता है। तो आपने रेडियस की बोन को ऊपर और ह्यूमरस को नीचे रखना है, और इसको बोलते हैं ब्रेकियल इंडेक्स। क्रूरल इंडेक्स क्या होता है, क्रूरा थोड़ा सा रिलेटेड है से, जो पीनस के 2 क्रूरा होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये बात करें लोअर लिम्ब की, तो टिबिया और फीमर। तो टिबिया को यानी जो छोटी बोन होती है उसको आपने थोड़ा ऊपर रखना, जिस तरह यहाँ पे रेडियस को आपने ऊपर रखा, ह्यूमरस को नीचे, तो यहाँ पे टिबिया को ऊपर, फीमर को नीचे। और दूसरा है ह्यूमोफीमोरल नाम से लग रहा है कि ह्यूमस को फीमर से कंपेयर करना, उन सब की लेंथ वगैरह कंपेयर कर रहे हैं। और लास्ट है इंटरमेम्ब्रल इंडेक्स में क्या करना है, अब इसमें करना क्या है, इसमें आपने उल्टा चीज़ें कर देनी है। जैसे अगर आप कह सकते हो कि यहाँ पे रेडियस ऊपर थी ना,
रेडियस ऊपर, तो रेडियस के साथ आपने मिला देना ह्यूमरस को, यानी अपर लिम को आपने कंपेयर करो लोअर लिम के साथ, तो अपर लिम की रेशियो लोअर लिम से, तो उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेल इंडेक्स। अब इनकी वैल्यूज याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, याद भी नहीं होती, लेकिन अब जरूरी है, एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकता होता है इनका। ठीक है, तो पहला सिफालिक इंडेक्स। सिफालिक इंडेक्स होता क्या है, जो स्कल का ट्रांसवर्स डायमीटर और मैक्सिमम एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, तो वो कहती है कि इनकी जो स्कल होती है नेग्रूस की, तो वो डोलिकोसेफलिक होती है, जबकि कोकॉइड्स की क्या होती है, कैकोसॉइड्स है, वैसे कैकोसॉइड्स में, क्योंकि मैं कैकोइड्स बोलूँगा, इनकी होती है मेसेटिसेफलिक होती है, जबकि ब्रैकिसेफलिक। सबसे ज़्यादा जो होता है वो मंगोलाइड्स का होता है, और सबसे कम नेग्रोइड्स का होता है, नेग्रो का होता है। इनका 70 से लेकर 74.5, जबकि 75 से लेकर 79.5 कैकोसॉइड्स का, और मंगोलाइड्स का 80 से ज़्यादा होता है। हाइट इंडेक्स को देखते हैं, तो हाइट इंडेक्स सबसे ज़्यादा ये भी डोमिनेट करिए मंगोलाइड्स। ठीक है, इसके बाद नेजल इंडेक्स। नेजल इंडेक्स इस बार किस में ज़्यादा है, नेजल इंडेक्स किस में ज़्यादा, नेग्रोस में ज़्यादा है। ब्रेकियल इंडेक्स ये भी ज़्यादा है किसमें, नेग्रोस वगैरह में। क्रूरल इंडेक्स ये भी ज़्यादा है इसमें, नेग्रोस वगैरह में। ह्यूमोफिमोरल इंडेक्स ये वाला भी ज़्यादा है किसके अंदर, इंटर मेम्ब्रेल इंडेक्स ये भी तकरीबन, वैसे ये वाला तकरीबन इन दोनों के बराबर ही है। स्कल को देखते हैं तो स्कल नैरो और इलोंगेटेड होता है, जबकि इनकी स्कल स्क्वायर होती है। फोर हेड को देखते हैं स्मॉल और कंप्रेस्ड होता है, जबकि इनका फोर हेड इंक्लाइंड होता है। ऑर्बिट्स को देखते हैं तो स्क्वायर होता है, जबकि इनके राउंडेड होती है। नेजल अपर्चर को देखते हैं तो ब्रॉड होता है, उनका राउंडेड होता है। फेस को देखते हैं तो लोअर जब प्रोजेक्टिंग का, लोअर जहाँ पे प्रोजेक्टिंग नहीं होता। हार्ड पैलेट रेक्टेंगुलर होती है, जबकि इसमें राउंडेड होती है। अपर लिम के अंदर अगर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके लिम्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। अब लिम्स काफ़ी बड़े बड़े ओवरऑल बॉडी से, तो जो आप रेशियो देखते हो ना लिम्स वाली, जैसे देखते हो आप कौन सी रेशियो, ये नेजल को तो छोड़े, ब्रेकियल को, क्रूरल को, हीमोफिमोरल और इंटर मेम्ब्रेल, ये थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है ओवरऑल बॉडी की निस्बत। ठीक है, फोर आर्म से बड़े होते हैं। अब फोर आर्म में कौन सी बोन होती है, फोर आर्म में आपको बताया था रेडियस आती है, और रेडियस जब बड़ी होती है आर्म से, तो फिर ये रेशियो भी ज़्यादा आएगी ना ब्रेकियल इंडेक्स की। ठीक है, और जो हैंड काफ़ी छोटे होते हैं। ओके, और लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर वही होगा कि लेग थाई से बड़ी होगी, फीट वाइड और फ्लैट होते हैं, और हील पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करती होती है। ठीक हो गया, तो आपने करना कि आपने मेन चीज़ें क्या याद रखनी है, तीन तरह की रेस होती है। पहले कौन सी है, कैकोसॉइड्स है, दूसरा मंगोलाइड्स है, तीसरा नेग्रोस वगैरह होते हैं। इनको कंपेयर किस तरह से करना, इनकी डिटर्मिनेशन किस तरह से होती है, इनकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जनरल अपीयरेंस से होती है, इनकी आइडेंटिफिकेशन इनकी रिलीजियस बेसिस के तौर पर भी हो सकती है, या स्केलेटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर भी हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ एज, के एज को कैसे डिटरमिन कर सकती है, और एज को डिटरमिन करने वाले कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो एज कहते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर से कर सकते हैं। पहला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा डेंटिशन है 30 से कर सकते हैं, तीसरा स्केलेटल डाटा बोन से भी कर सकते हैं, और लास्ट है मिसलेनियस डाटा। ठीक हो गया, तो इन सब से हम क्या कर सकते हैं, एज को डिटरमिन कर सकते होती है। अब पहली बात कि एज को हम तीन फेज में डिवाइड करते हैं। किसी भी बंदे की लाइफ के अंदर तीन फेज जरूर आते हैं, कि उसकी इंट्रा यूट्राइन लाइफ होती है, एक इसकी वो लाइफ होती है जो बर्थ से लेकर 25 ईयर्स तक जाती है, और एक 25 से भी ज़्यादा की होती है। तो पहले इंट्रा यूट्राइन लाइफ में देख लेते हैं कि हम यहाँ पर एज किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। जो फीटस की लाइफ होती है, ठीक है, वो तकरीबन वैसे 9 महीने की होती है। ठीक हो गया, तो इसकी एज किसी भी गिवन टाइम के अंदर कैसे मालूम करेंगे, तो उसकी एज मालूम करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर। पहला डेवलपमेंटल और एम्ब्रियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी के बाद जो होता है कि जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम या डिफरेंट टिश्यूज एक पार्टिकुलर टाइम के ऊपर बनते हैं। तो अगर फेशियल फीचर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब स्पेसिफिक टाइम हो चुका है। नेल्स की ग्रोथ भी स्पेसिफिक टाइम में होती है। हेयर ऑन द हेड और आई लैशेस और सेक्शुअल डिफरेंशिएशन और डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, ये स्पेसिफिकली 8th मंथ तक आते होते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन वगैरह कर सकते होते हैं। तो ये वाला पहला क्या होता है, डेवलपमेंटल मॉर्फोलॉजी, दूसरा स्केलेटल डाटा, और तीसरा डेंटिशन। वंस अगेन इसको सेपरेट टॉपिक से कवर कर रहे हैं। चौथा फैक्टर है हेस रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब हेस रूल कहता है कि हेस रूल ये कहता है कि 5th मंथ ऑफ गेस्टेशन उस तक 5th मंथ तक उसने क्या लगा दी है, पाबंदी लगा दी। ठीक है, 5th मंथ तक उसने एक सेट कर दिया। ठीक है, एक बाउंड्री सेट कर दिया। उसने ये कहा है कि जो गेस्टेशन होती है, स्क्वायर ऑफ मंथ ऑफ गेस्टेशन, तो वो क्या बताती है, वो क्या बताती है, क्राउन हील लेंथ को बताती है। मिसाल के तौर पर अगर आप क्या हो कि ये 5 महीना, ठीक है, 5 महीने से पहले जितनी उसकी एज होगी उसका स्क्वायर करो तो क्या बन जाएगा, क्राउन हील लेंथ बन जाएगी। 1 को स्क्वायर करो 1.25, 2 को करो यहाँ पे 3 को करो 9 बन जाएगा, 4 को करो 16 बन जाएगा, 5 को करो 25 तक बन जाएगा। लेकिन ये 5वें महीने तक आप क्या करो कि अगर आपने क्राउन हील लेंथ मालूम करनी है तो क्राउन हील लेंथ मालूम करने के लिए जो बेबी की एज है उसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। लेकिन इसके बाद 5वें महीने के बाद आपने 5 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना। 6th महीने में 30 सेंटीमीटर, 7th में 35, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करते रहना। लेकिन या इसको
इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हमें क्राउन हील लेंथ पता है लेकिन वो अगर 25 सेंटीमीटर से कम है, 25 सेंटीमीटर से कम होने का मतलब वो बेबी 5 मंथ से पहले का है, ठीक है, 5 महीने से पहले। अगर आप क्राउन हील लेंथ का स्क्वायर ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर ले लो, ये बन जाएगा, ठीक हो गया। तो अगर आपके पास क्राउन हील लेंथ है और अगर आपने एज को मालूम करना है ल्यूनर मंथ के अंदर, तो आपने क्या करना है, 5वें महीने से पहले पहले आपने क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। 25 सेंटीमीटर है तो उसका मतलब 5 मंथ हो चुके हैं, 16 है तो 4 हो चुके हैं, 9 है तो 3 हो चुके हैं, 4 है तो 2 हो चुके हैं, ठीक हो गया। तो ये पूरा फार्मूला लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हेस रूल, और ये एज ऑफ फीटस को डिटरमिन करने के लिए यूज होता है। इसके बाद है वेट ऑफ फीटस। अब वेट ऑफ फीटस ये थोड़ा सा इरेगुलर होता है कि कहते हैं कि एक पाउंड कितने बराबर होता है, 450 ग्राम के बराबर होता है। तो 5th मंथ तक आपने लिमिट लगा देनी है, ठीक है, 5th मंथ तक, ठीक हो गया। तो उसमें बेबी का जो वेट होता है ना 5th मंथ से लेकर ऑनवर्ड, तो उसमें बेबी का जो वेट होता है वो तकरीबन 450 ग्राम पर मंथ ऐड होता रहता है। 1 पाउंड की रेट से उसका वेट बढ़ता होता है, ठीक हो गया। और बर्थ के वक्त इसका वेट कितना होता है, बर्थ के बाद, पहले बताया इन्होंने 5th मंथ से लेकर बर्थ तक, और बर्थ के बाद क्या होता है, 1 पाउंड एक पर मंथ तक, यानी 1 साल तक उसका 1 पाउंड 1 महीने के अंदर ऐड होता रहता है। और 1 साल के बाद उसका वेट क्या हो जाता है, अपनी बर्थ के वेट से 3 गुना हो जाता है, ठीक हो गया। तो दोबारा बता देता हूँ, 5th मंथ से लेकर बर्थ तक उसका जो वेट होता है वो 450 ग्राम या 1 पाउंड के हिसाब से बढ़ता है, और बर्थ के बाद 1 साल तक तो उसका 1 पाउंड पर मंथ तक बढ़ता है, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है एज फ्रॉम बर्थ टू 25 ईयर्स, ठीक है। इसमें आप किस तरह से मालूम करते हो, पहला मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जिस तरह वहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल या डेवलपमेंटल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस थी। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइट और वेट होती है एक मैन की या वुमेन की, ठीक हो गया। और कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाती है। फीमेल के अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट बर्ड की डेवलपमेंट, और मेल के अंदर टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट होती है, ठीक हो गया। तो बता रही है कि सीक्वेंस वाइज कि सबसे पहले क्या होता है, टेस्टिस की और पीनस की लार्जमेंट होती है। ये क्या बता रहे हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर आप एज को डिटरमिन कर रहे हैं। प्यूबिक रीजन में हेयर की ग्रोथ होती है, वो 13 से 15 ईयर्स तक होती है। वॉइस की डीपनिंग होती है। एक्जिला और फेस के ऊपर 14 से लेकर 17 ईयर तक हेयर आ जाते हैं। फीमेल के अंदर क्या होता है, टिलार्की है का मतलब इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, और प्यूबिक रीजन पे हेयर्स की ग्रोथ होती है। हेयर्स एक्जिला पर आना शुरू हो जाते हैं 1 साल पहले, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है मेनली 13 ईयर। डेंटिशन वगैरह और स्केलेटल डाटा ये हम कवर करेंगे सेपरेट टॉपिक से, ठीक है। डेंटिशन, स्केलेटल डाटा और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ये तो आपने करनी ही करनी है, इससे तो आप एज को मालूम करते हैं। इसके बाद एज अबव 25 ईयर्स, 25 ईयर्स के बाद एस्टिमेशन करना एज की काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे भी आप मॉर्फोलॉजिकल और स्केलेटल डाटा, लेकिन यहाँ पर आप डेंटिशन या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ नहीं करते। जैसे 30 से लेकर 35 साल तक क्या आना शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ वगैरह आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और आर्कस सेनिलस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके साथ स्काल्प ईयर की ग्रेइंग स्टार्ट हो जाती है। प्यूबिक ईयर की ग्रोइंग 50 ईयर्स तक हो जाती है। स्किन की इलास्टिसिटी कम होना शुरू हो जाती है। 45 तक यूट्रस की एट्रोफी हो जाती है, जब भी मेनोपॉज हो जाता है 40 से लेकर 45 तक। हार्ट की ब्राउन एट्रोफी 40 साल के बाद होती है। कोस्टल और लैरेंजियल कार्टिलेजेस की भी 40 ईयर्स के बाद होती है। बाकी स्केलेटल डाटा से हम एज को किस तरह से मालूम करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे एज की डिटर्मिनेशन डेंटिशन से और एज की डिटर्मिनेशन फ्रॉम स्केलेटल डाटा। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और ये सारा का सारा रट्टे वाला टॉपिक है। तो मैंने सिर्फ इस वीडियो में इस तरह डिस्कस किया, आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाए, लेकिन ये बहुत रट्टे वाला टॉपिक है, इसको 3 से 4 मरतबा तो करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।